हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल अगेन। आज हम देखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, आपके बाकी जो भी पीआईबी, पार्टिकल इन बॉक्स, एसएचओ और हाइड्रोजन एटम के जो भी शॉर्ट फॉर्मूलेज होते हैं या क्विक रिवीजन के तौर पे हम देख चुके हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम देखेंगे इससे आगे के बाकी जितने फॉर्मूले बचे थे, और मोस्टली ये जो पार्ट है इसमें हम मोस्टली जो आपके क्वांटम की 3rd यूनिट होती है उसका देखेंगे। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो देखिए, हम पहला देखते हैं स्पिन मैट्रिक्स क्या होते हैं और पॉली स्पिन मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, स्पिन मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एक्स, एस वाई और एस जेड से। ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन में। और वहीं पे जो पॉली स्पिन मैट्रिक्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। अब देखिए, जो एस एक्स है उसको हम दिखाते हैं एच कट बाई 2। देखिए, एच कट बाई 2 तो सब में है। साथ ही में जो आपका सिग्मा है, ये साथ वाले, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये सिग्मा की है, ठीक है। ये सिग्मा एक्स की है, ये मैट्रिक्स आपकी सिग्मा वाई की है और ये सिग्मा जेड की है। तो आप देख लीजिए, सिग्मा एक्स में क्या है आपका 0 0 1 1 0। वहीं पे सिग्मा वाई क्या है 0 माइनस आई, आई 0, आई आपका आयोटा है, ठीक है। और वहीं पे आपका जो सिग्मा जेड है वो है 1 0 0 माइनस 1। ये आप देख लेना, इस पर कन्फ्यूज मत होना कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग है। अब देखिए, अब मेनली क्वेश्चन क्या आता है, ये आपसे सीधा फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा कि एक्स जेड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, एस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, या फिर पूछ सकता है एस वाई का स्क्वायर क्या होगा। सबसे अच्छी बात है कि एस एक्स, एस वाई और एस जेड का जब तीनों का आप इंडिविजुअली स्क्वायर करेंगे तो इनकी वैल्यू सेम ही आती है, जो होती है एच कट स्क्वायर बाई 4। और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो भी सेम होता है 1 0 0 1, मतलब डायगनली 1 होंगे, बाकी जगह 0 होगा। और 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबके मैट्रिक्स अलग अलग थे, बट जब आप इनका स्क्वायर करेंगे सबके स्क्वायर एक ही आएंगे। ये पहले तो एच कट पे स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इनका जब स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर करने का मतलब होता है कि आप ये 1 0 और एक्स के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। वो करके आपका आंसर ये आएगा। आप अगर ये सेकेंड वाली मैट्रिक्स को भी इसी तरह से दोनों का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपका यही आएगा। और जब आप इसे करेंगे थर्ड वाले को तो भी आपका यही आएगा। एक चीज़ याद रखना, आयोटा और आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर होता है -1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब आप इनका ट्रेस लेते हैं। देखिए, आपने ये कर दिया, ठीक है। इसके करने के बाद एस एक्स स्क्वायर का आपसे पूछेगा ट्रेस कितना है, ट्रेस कितना है। ट्रेस क्या होता है, देखिए ट्रेस कुछ नहीं होता, जैसे ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इससे आपका ट्रेस पूछा जाए तो उसका ट्रेस होगा 2। जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं आप उन्हें ऐड कर दीजिए। सपोज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 1 और 2 है, ठीक है, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं इससे पूछूं कि आपके इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, तो इसके मैट्रिक्स का ट्रेस होगा 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो उसी तरह से इसका ट्रेस कितना है एस एक्स स्क्वायर का या एस वाई स्क्वायर का या एस जेड स्क्वायर का, तो ये होगा एच कट स्क्वायर बाई 2। आप खुद ही देख लीजिए, आप जब इस बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 4 0 0 एच कट स्क्वायर बाई 4। अब दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पता चल गई। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। अब देखिए, जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, इन तीनों का स्क्वायर करके आप जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आता है 3। ये आप करके देख सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करो, तीनों का स्क्वायर कर लिया। अब तीनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे, तीनों मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद 3 आएगा। क्योंकि देखिए, इसका स्क्वायर तो आपको पता है क्या होगा, ये होगा, इसका स्क्वायर भी यही होगा, इसका स्क्वायर भी यही होगा। अब ये जो मैट्रिक्स आई इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, मतलब किसी भी 2 सिग्मा को जब आप
कम्यूट करते हैं, ये कम्यूट का साइन है, आपको पता होगा, ठीक है। जब भी आप इन दोनों ऑपरेटर को कम्यूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2i, और जो तीसरा वाला है जो आपने नहीं लिया है, जैसे आपने एक्स वाई लिया है तो यहाँ आएगा z 2i के साथ, यहाँ पे है y और z, यहाँ पे क्या नहीं है, सिग्मा x नहीं है, तो 2i के साथ आएगा सिग्मा x। ये अगेन वही है, अगर आपका सर्कुलर में चल रहा है, जैसे x के बाद y आ रहा है, y के बाद z आ रहा है, अगर ये सर्कुलर में चला तो साइन पॉजिटिव का आएगा, जैसे y z के बाद क्या आएगा वापस से x, तो प्लस आया है। अगर ये नेगेटिव साइन में चलता, मतलब उल्टा होता, आपके पास z होता, y होता, उसके बाद x आना होता, तो x किसके साथ आता, माइनस के साथ, तो -2i सिग्मा x, ठीक है। अब देखिए जो आपका स्पिन मैट्रिक्स है उसको जब कम्यूट करते हैं हम, एस एक्स और एस वाई को जब कम्यूट किया तो अगेन आंसर क्या होगा, आई एच कट एस जेड, तीसरा वाला जो इन दोनों जो दो हैं और जो तीसरा बचा हुआ है वो वाली एक्सिस वाली आएगा, ठीक है, आई एच कट के साथ। ये सिमिलर आपको देखने को मिलेगा जब आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला था, इसका फॉर्मूला भी यही था। जब दो एंगुलर मोमेंटम को आप करते हो एल एक्स और एल वाई को, तो इसका आंसर क्या आता है, आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है, एक्स वाई, उसके बाद क्या आएगा जेड। अगर ये सर्कुलर पे है तो पॉजिटिव, अगर सर्कुलर पे नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में के डायरेक्शन में आ रहा है, सपोज आपका ये होता है एल वाई एल एक्स, तब आपका आता माइनस आयोटा एच कट एल जेड, क्योंकि मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता। तो ये सिमिलरली वैसे ही फॉलो करता है जैसे एंगुलर मोमेंटम करता है, वैसे स्पिन का मैट्रिक्स करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेडर ऑपरेटर। देखिए लेडर ऑपरेटर क्या होता है, एक होता है आपका राइजिंग ऑपरेटर जिसको एल प्लस करते हैं, एक होता है आपका लोअरिंग ऑपरेटर जिसे हम एल नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। एल पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है एल एक्स प्लस आई एल वाई, और वहीं पे नेगेटिव का होता है सेम होता है, बस साइन यहाँ आगे माइनस का हो जाता है। अब देखिए इनका काम क्या होता है, जो एल एक्स होता है वो क्या करता है, जो आपका एम क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल प्लस क्या करता है उसको एक यूनिट से बढ़ा देता है, और एल नेगेटिव क्या करता है, जो आपका एम क्वांटम नंबर है उसको एक यूनिट से कम कर देता है, ठीक है। तो ये इनके काम होते हैं। जब भी आप इस ऑपरेटर को लगाएंगे तो जो आपके फंक्शन में एम की वैल्यू वो बढ़ जाएगी एक, और अगर आप लोअरिंग वाला ऑपरेटर लगाते हैं तो एम की वैल्यू एक कम हो जाएगी। अब देखिए अब क्या एल प्लस और एल वाई, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर होता है एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एल प्लस की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और एल माइनस की वैल्यू ये रखेंगे। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब वहीं पे आगे नेगेटिव रख लिया और पीछे पॉजिटिव रख लिया। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ऑपरेटर की पोजीशन चेंज हो तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब आप इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा, बस साइन यहाँ नेगेटिव का आएगा। जब आगे नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव का, आगे पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव का। अब देखिए, अब नेक्स्ट सबसे पहले जब भी ऑपरेटर की बात करते हैं हम कम्यूटेटर की बात उसमें पक्का करेंगे। अगर आप लेडर ऑपरेटर को पॉजिटिव और नेगेटिव को जब कम्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2h कट एल जेड, ठीक है, प्लस और नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आएगी एल जेड। देखिए इसमें क्या है, प्लस में आपका x और y आ रहा है, नेगेटिव में भी आपका x और y आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एल जेड, ठीक है, 2h कट एल जेड। इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। l पॉजिटिव की जगह पे आप ये रखिएगा, ये पूरा टर्म, और l नेगेटिव की जगह पे ये वाला टर्म रखिएगा। उसके बाद आप आपस में जैसे इनका जो भी प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी, ठीक है, उस हिसाब से आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आपका इक्वेशन आती है उसको वापस से कम्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी, z आएगी 2h कट एल जेड, ठीक है। अब वही देखिए आपने सेम इसी चीज़ को कम्यूट किया, लेकिन अब ऑपरेटर का साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2h कट एल जेड, ठीक है, प्लस और नेगेटिव को जब भी कम्यूट कर रहे हैं आप लेडर ऑपरेटर तो एल जेड आ रही है, उसके साथ आ रहा है 2h कट। और एक और चीज़, अगर नेगेटिव आगे है तो साइन नेगेटिव का आ रहा है, पॉजिटिव आ गया है तो साइन पॉजिटिव का आ रहा है। अब देखिए जो z आया उसके साथ जब पॉजिटिव को कम्यूट करेंगे तो याद रखना z के साथ जब भी पॉजिटिव को कम्यूट करें तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, लेकिन इस बार 2h नहीं आएगा, इस बार सिर्फ सिंगल h आएगा। अगेन पॉजिटिव के साथ lz को कर रहे हैं तो h कट और पॉजिटिव ही आएगा, जब नेगेटिव को कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। lz के साथ नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ रहा है, lz के साथ
नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ रहा है एच कट के साथ, सिर्फ एच कट है, और जब प्लस माइनस कर देते तो 2 एच कट था। अब एक और चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ याद रखना, एल जेड के पीछे जो है वही आएगा, अगर वो पीछे है जब तक तो वो उसी का साइन आएगा, जैसे ही वो आगे आया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये शॉर्ट टर्म है, अगर आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए अगर आप इसे याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत रेयरली अगर 2 मार्क्स में अगर पेपर इजी है तो इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम में कुछ बड़ा पूछ सकते हैं जो ये वाला टर्म भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर आपको ये याद है तो आप विद इन अ सेकेंड आंसर कर देंगे। बाकी आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको छांटना पड़ता है 75 क्वेश्चन, तो इसलिए बेहतर होगा कि आपको पता हो या इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आपका आंसर सीधे आ जाए, क्योंकि देखिए ये एक पैटर्न में आ रहा है तो इसे याद करना ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है जो फॉर्मूला वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेंट डेंसिटी। क्या प्रोबेबिलिटी है करेंट की डेंसिटी की, तो ये हम करते हैं एच का 2IM, ये है फंक्शन का कंजुगेशन और डेल और फंक्शन माइनस फंक्शन डेल फंक्शन का कॉन्जुगेट। वैसे ये इतना आता नहीं है, अगर फिर भी आ जाए तो। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है उसको हम लीनियरिटी से शो करते हैं, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, ये आपके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है, ठीक है, ये दोनों। अब जब भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इस फंक्शन की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो क्या करते हैं, जो C1 है उसका स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है 5/1 की, और जो C2 का स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है साइड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और जब इन दोनों के स्क्वायर को हम प्लस करते तो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए 1 के। भले ही अगर आपका यहाँ पे C3 5 3 भी है तो इन तीनों का स्क्वायर, मतलब अब यहाँ पे प्लस आपका C3 का स्क्वायर भी आएगा जो हमेशा +1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि ये जनरली हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपका आएगा कि हमें ओवरलैप बताना है कि ओवरलैप कितना है। जब भी आपसे क्वेश्चन में ओवरलैप पूछे तो समझ लेना कि आपका ये टर्म नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज प्लस 2C1 C2 और S इज इक्वल टू 1, ये आपका ओवरलैप होता है जो S है, ठीक है। काफ़ी बार हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब आपसे ओवरलैप दिया नहीं है और पूछा नहीं है तो जनरली आप नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन जब पूछा जाए तो आप उसमें ये इंक्लूड करेंगे। देखिए नेक्स्ट होता है जो L, जो मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड क्या होता है, आपको एक फंक्शन दे देंगे क्वेश्चन में। ये देखिए हम जो आगे सीरीज़ आने वाली है क्वेश्चन की क्वांटम की उसमें देखेंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और ये थर्ड पार्ट से तो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं क्वांटम में। तो इसमें आपको क्या होता है, ये ऐसे फंक्शन दिया होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, एक का कोफिशिएंट दिया हुआ होगा, एक का आपको निकालना होगा, ठीक है। तो उस केस में आप ये करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको टोटल एनर्जी निकालनी होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी P1 है मतलब प्रोबेबिलिटी 1, देखिएगा प्रोबेबिलिटी 1 C1 नहीं होती, C1 का स्क्वायर आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। E1 आपको दिया होगा एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन, E2 होता है आपका एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन, ठीक है। और P2 आपका होगा C2 का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी है पाई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। उसी तरह से आपको जब टोटल LZ पूछेंगे तो वही करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 LZ इसका मतलब जो भी इसकी M की वैल्यू होगी और इसकी M की वैल्यू होगी, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। L का भी सेम यही होगा, P1 L स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम पूछेंगे आपसे तो प्लस P2 L स्क्वायर, ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा। अब देखिए L का फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है L प्लस 1 H कट स्क्वायर, ये आपका एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होता है। ये आप ऑर्बिटल से पता लगा लेंगे, आपका ऑर्बिटल S है तो L 0 होगा, P है तो L कितना होगा आपका 1, इसी तरह से L का पता लगा लेंगे और H कट स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे आपका L स्क्वायर को आप LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर भी लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो LZ का फॉर्मूला होता है वो MH कट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। देखिए जो भी आप एनर्जी निकालते हो वो एग्जैक्ट तो निकलती नहीं है, कुछ ना कुछ करेक्शन बाकी होता है, ठीक है, क्योंकि इतना हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल, तो एग्जैक्ट एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को करेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो फाई और फाई कंजुगेट ये यूज़ करते हैं, ये हमारे एग्जैक्ट पार्ट होते हैं। और जो अब हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा पर्टुपेटेड पार्ट, मतलब जो आपका एनर्जी में करेक्शन आई है उसे हम डेल एच से लेते हैं, जो हमारा पर्टुपेटेड पार्ट होता है, जो भी करेक्शन आई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है कि आप क्या करेंगे, जो आपका एग्जैक्ट फंक्शन है उसका स्टार, सपोज़ आपको 1D के लिए कोई पर्टुबेटेड पार्ट मिला है, लेमडा मिला है या कुछ भी मिला है, ठीक है, तो वो तो आपका बीच में आ जाएगा। अब जो आपका फंक्शन है वो तो आपका एग्जैक्ट ही रहेगा, जैसे 1D के लिए आप क्या लिखते हैं, 2/L साइन n पाई x/L, ठीक है, ये आपका हमेशा फाई ही रहेगा, ठीक है, फाई का कंजुगेट और फाई, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे और आपको किस रीजन में पर्टुबेशन दिया हुआ है उस रीजन को लिख देंगे, ए और बी जो भी रीजन दिया हुआ है जिसमें पर्टुबेशन है, करेक्शन है उसका, और आप इसे फिर डिफ्रेंशिएट मतलब सॉरी इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन एग्ज़ाम में करना जो बहुत अच्छा है मैथ्स में वो तो कर लेगा, लेकिन जो बायो वाले बैकग्राउंड से होते हैं, जो काफ़ी पहले मैथ्स छोड़ चुके हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो एक्चुअली क्या है कि ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर ये आ जाएँ तो। अब वो कैसे होते हैं देखिए, जो आपका डेल एच है पर्टुबेटेड पार्ट, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने आपको बोला लेमडा एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसके साथ एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का जो भी आपका प्रोबेबिलिटी आती है ना उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मेनली जो आपका कांस्टेंट आता है वो आपके आता है 1D के लिए ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्ज़ाम वालों को भी पता है कि बच्चे हर कोई मैथ्स नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं 1D का यूज़ करते हैं। 1D का आपको पता है कि देखिए 1D का आपको पता है कि हम ऐसे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आपकी जो पर्टुबेशन है वो कांस्टेंट है, या तो कोई नंबर है या तो अल्फ़ा बीटा गामा कुछ ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो सबसे इजी है, जो मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस देखिए एग्जामिनर बस आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं है। अगर आपको पता है तो आपको कुछ मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, और नेट में तो स्पेशली देखिए इसमें बोला है कि जब डेल एच आपका या मतलब जो भी एनर्जी करेक्शन है वो आपकी एक्स है, ठीक है, ये आपको ऑपरेटर दिया हुआ है, आप इससे एनर्जी निकालेंगे तो एक्स है या फिर पावर ऑफ एक्स है, तो मेनली आप क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू यूज़ करेंगे, जो भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आप अपनी एवरेज वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सबसे जो है वो है कि जब डेल एच एस एच ओ के केस में आता है, अगर आपके एक्स की पावर ऑड है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जब भी ऑड पावर होती है तो सिंपल आप क्या करेंगे, उसका जो भी एनर्जी ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब करेक्शन निकालेंगे उसको आप सीधा 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर इवन पावर है तो उसके बाद जो आपको बताया था एसएचओ में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ नया नहीं करना है इसमें, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, जब भी वो एनर्जी करेक्शन देता है, एक इवन टर्म देगा और 2 ऐसी ऑड टर्म देगा जो आप इजीली उस टर्म को 0 कर देंगे, और सिर्फ एक ही टर्म के लिए निकालना होता है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है बट ईजी होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसे। नेक्स्ट है देखिए, अगर पर्टुबेटेड पार्ट आपका डिराक डेल्टा है, ठीक है, और अगर डिराक की जो भी वैल्यू है वो लिमिट के अंदर आ रही है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और डिराक की जो भी वैल्यू है आप उसे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, उसी को एक्स की वैल्यू मान लेंगे और जो भी इक्वेशन है उसमें पुट करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर डिराक की वैल्यू नहीं आ रही लिमिट के अंदर तो सबसे बेस्ट है कि आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 0 मान लेंगे। तो यही है। तो इसमें जनरली क्या होता है, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपकी डिराक फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन है आपका -a, ठीक है, सॉरी
आपका ये है डेल माइनस ए, ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है। सपोज आपकी इसमें डेल की वैल्यू या डिराक की वैल्यू कितनी आएगी, ए, ठीक है। और आपका जो लिमिट दी हुई है वो सपोज आपको दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब उसके अंदर आपका ए आ जाएगा। मतलब जो आपका इंटीग्रेशन है, अब आपको इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी आपका फंक्शन है, जैसे हमारा 1D में ये वाला फंक्शन होता है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सीधे हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर पर्टुर्बेशन। ये भी बहुत इजी है। देखिए ये जो इक्वेशन है ये देख के ऐसे लगता होगा कि पता नहीं क्या है, बट सेकेंड ऑर्डर में जो ऊपर वाला है ये 2 लिखते हैं बस हम। ये 1 हम जिस स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं तो E0 आएगी, सेकेंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं तो E2 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी डेल एच आपका है, ठीक है, उसका स्क्वायर और 1 माइनस E2, ठीक है, जिसका पर्टुर्बेशन है। अगेन जिस ऑर्डर का पर्टुर्बेशन है 1 के लिए निकालना है तो 1 माइनस 3, अगेन 1 के लिए निकालना है 1 माइनस 4, और 1 और 4 का पर्टुर्बेशन का स्क्वायर, ये आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका डेल ई निकल जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो सेकेंड ऑर्डर पर्टुर्बेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है ग्राउंड स्टेट के लिए। मतलब जब भी आप E0 निकालेंगे SHO या जिसके लिए भी, उसके लिए हमेशा जो भी आपकी टर्म आएगी, सपोज कुछ भी आई, वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगी, ठीक है। ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए है, बाकी अपर स्टेट में ये 0 हो भी सकती है और नहीं, मतलब सॉरी नेगेटिव हो भी सकती है, नेगेटिव नहीं भी हो सकती है, बट ग्राउंड स्टेट हमेशा नेगेटिव रहेगा। देखिए नेक्स्ट है वेरिएशन मेथड। देखिए वेरिएशन मेथड में क्या होता है, देखिए आपकी कुछ एग्जैक्ट एनर्जी होगी, जो इस सिस्टम की कोई एनर्जी है E, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जब इस सिस्टम की किसी भी तरीके से एनर्जी निकालते हैं, जैसे वेरिएशन मेथड से निकाले या सेकेंड ऑर्डर पर्टुर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर पर्टुर्बेशन से निकाले या श्रोडिंगर से निकाले, तो क्या होता है कि आपकी कुछ एनर्जी आती है, ठीक है। तो वेरिएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आप ट्रायल एनर्जी निकालते हैं, आपने सपोज E बार निकाली, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी ये E बार हमेशा ग्रेटर होगी आपके E से, जो एग्जैक्ट एनर्जी है उससे, ठीक है। जितनी भी ट्रायल एनर्जी होती है वो हमेशा एनर्जी ग्रेटर होगी आपकी एग्जैक्ट एनर्जी से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एनर्जी का। तो देखिए अब बिना सोचे अगर आपके पास एग्जैक्ट एनर्जी है वो हमेशा छोटी होती है, कि आप जो भी एनर्जी निकालें, आपने E1 निकाली किसी और मेथड से, आपने E2 निकाली किसी और मेथड से, हमेशा बड़ी होती है एग्जैक्ट एनर्जी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन वैसे तो कभी नहीं आया, बट आपने अगर देखा होगा तो 2019 जून में ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, ठीक है। ये वैसे बहुत इजी है, बट सबको लगा था बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें देखिए आपको बस क्या था कि एडजस्टेबल पैरामीटर होते हैं आपके, कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है उसमें आपका अल्फ़ा होगा, या तो अल्फ़ा नहीं होता तो सी होगा, सी नहीं होता है तो बीटा होता है। तो आप क्या करते हैं, उस पूरी इक्वेशन को आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो भी आपका कांस्टेंट है, कि आपके एडजस्टेबल पैरामीटर कहते हैं हम इसे। तो आप उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपकी ई की इक्वेशन है उसको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसका इक्वल कर दीजिए 0, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आप जैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू मिल जाती है। जब आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो आप वापस से जो आपकी ई की इक्वेशन है, एनर्जी, सपोज ई की इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं रफली कुछ लिखती हूँ, जैसे x प्लस वाई समथिंग कुछ भी है, ठीक है, 5 बीटा और ये समथिंग है, मान लीजिए 7 वाई समथिंग कुछ भी है। तो आप क्या करेंगे, इसे डी के बीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें तो बीटा नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी बीटा नहीं कैंसिल आउट, इसमें बीटा है तो क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या आएगा 5। फिर कुछ समथिंग आएगा, बी स्क्वायर है तो 5 टू कितना आ जाएगा आपका, 5 टू 10 बीटा, ठीक है, 10 बीटा आ गया। इससे आप क्या बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपकी बीटा की वैल्यू आई उस बीटा की वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम एनर्जी निकालते हैं। और देखिए एनर्जी, ये क्वेश्चन भी अभी हम सॉल्व करेंगे, जो सीरीज़ देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व वाली।
अब देखिए इसमें मैं आपको जस्ट हार्डली बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी वैल्यू आई, सपोज़ आपके सॉल्व करके एनर्जी वैल्यू आई -1 और 4, तो इस केस में आप कौन सी एनर्जी लेंगे? क्योंकि देखिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होगा, उसको सॉल्व करने के बाद आपकी 2 वैल्यू आती है, तो उस केस में आप हमेशा वही वैल्यू लेंगे जो सबसे छोटी हो, ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं। अगर सपोज़ 4 और 3 है तो सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। देखिए ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑलमोस्ट ये पहले वाले की तरह ही है, जो आपका वेरिएशन मेथड है उसी की तरह, ठीक है। इसे वेरिएशन पैरामीटर भी कहते हैं। एक और चीज़ देखिए, ये जो आपका C1 है phi1, ठीक है, आपका फंक्शन दिया हुआ है, प्लस C2 phi2, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका C1 phi1, C2 phi2 और प्लस C3 phi3। अब देखिए इससे आपकी एक एनर्जी निकली E1, इससे निकली आपकी एनर्जी E2, तो और एक आपकी है एग्जैक्ट एनर्जी, ठीक है। अब इन तीनों में से जो ऑर्डर होता है, मेनली आपसे क्वेश्चन ऑर्डर का पूछते हैं, तो क्या होता है, जब भी आपका लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी उतना ज़्यादा वो एग्जैक्ट एनर्जी से पास होगा, मतलब वो उतना करीब होगा एग्जैक्ट एनर्जी के, और जिसकी जितनी छोटी चेन होगी वो उतना दूर होगा एग्जैक्ट एनर्जी के। अब आपको पता है एग्जैक्ट एनर्जी हमेशा छोटी रहती है, तो ये ऑर्डर इस तरीके से आएगा। ये आपको याद रखना, ये बहुत बार एनर्जी का ऑर्डर आता है, शायद 2009 दिसंबर में भी आया था, 19 दिसंबर में। अब नेक्स्ट देखते हैं हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एलिमेंट। देखिए जो भी आप देखते हैं HII, वो ये होता है आपका इंटीग्रेशन, जो भी HII को हम कूलम इंटीग्रल बोलते हैं, HIJ को, जो फंक्शन है I और J, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस या फिर एक्सचेंज इंटीग्रल। नेक्स्ट जो SII और SIJ होता है, ये होता है ओवरलैप इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी निकालते हैं वो हम इस तरह से ये फॉर्मूले से निकालते हैं, ये इतना यूज़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा काम जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है सेक्युलर डिटर्मिनेंट से। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, हम मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले जितना नंबर ऑफ़ कार्बन है, आप जो भी आपको दिया हुआ है उसका कार्बन गिनेंगे। सपोज़ आपको यहाँ हमने इथीन लिया है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, 2, तो आपकी मैट्रिक्स 2 × 2 की बनेगी। अगर कोई चीज़ है जिसमें आपके जैसे ब्यूटाडाइन है, ठीक है, ब्यूटाडाइन में क्या होता है, आपके पास 4 कार्बन है, तो आपकी मैट्रिक्स 4 × 4 की बनेगी, ठीक है। जितने कार्बन आइटम उतनी मैट्रिक्स बनेगी, उतने की, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से आपका फंक्शन भी होगा, जैसे phi1 है, 2 है तो C1 C2 phi1 phi2, अगर 4 होते तो C1 phi1 प्लस C2 phi2, C3 phi3 और C4 phi4, इसी तरह से होता। अब देखिए आप इस तरह से इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे, पहले H11, जैसे ये 1 वाला होता है 1 1 का, ये 1 2 का होता है, फिर आता है आपका 1 3, फिर आता है आपका 1 4, फिर ये आएगा आपका 2 1, फिर ये आएगा 2 2, फिर ये आएगा 2 3, ये होगा 2 4, नेक्स्ट होगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4, अगेन ये 4 का होगा। तो इसी तरह से आप मैट्रिक्स लिखेंगे H - E SI, H - E SI, ठीक है। ये लिखने के बाद अब क्या होता है कि देखिए जो आपका H11 है, ठीक है, ये जो ये है आपके सब्सक्रिप्ट दोनों सेम है, तो इसे हम अल्फ़ा लिखते हैं। अगेन H में ही दोनों सब्सक्रिप्ट अपोजिट हैं तो हम बीटा लिखते हैं, और S में अगर दोनों सेम है तो 1 लेंगे, दोनों अलग अलग हैं तो हम 0 लेंगे। इसका मतलब होता है 1 1 सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा रहा है, ठीक है, और 2 डिफरेंट ऑर्बिटल A और डिफरेंट B की ओवरलैपिंग 0 होती है, और A और A की ओवरलैपिंग दिखा रहा है 1, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको कि ये ऑर्थोरोम्बिक है, सॉरी ये ऑर्थोनॉर्मल है, और ये आपका नॉर्मलाइज, ठीक है। अब देखिए, अब वही हमने जो भी वैल्यू हमारी थी हमने पुट कर दी। H11 को हम अल्फ़ा लिख रहे थे तो हमने अल्फ़ा लिख दिया, E को हम कुछ नहीं लिख रहे थे, E को E ही लिख रहे थे, S11 को हम 1 लिख रहे थे, हमने 1 किया तो ये वैल्यू आ गई। अगेन H12 को हम बीटा लिखते, E को हम E लिख रहे थे, लेकिन S12 को हम 0 लिखते, तो 0 × E 0 हो गया। इसी तरह से ये दोनों भी वैल्यू करके हम जो भी डिटर्मिनेंट, जो भी इसका मैट्रिक्स होती है उसे इक्वल टू 0 लिखते हैं।
फिर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए मेन काम यहाँ से ये शुरू होता है। अब होता है हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। इसमें देखिए सेम है, आई जे डिफरेंट है, ज़ीरो सेम है, आई एच आई सेम है, अल्फ़ा। बट अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी एच आई जे है जो डिफरेंट है वो बीटा तभी होगा जब दो कार्बन के लिए, जिस कार्बन के लिए आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे थे 1 2 के लिए, 1 2 अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो आप बीटा लिखेंगे, ठीक है। अगर H1 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो सीधे ज़ीरो लिख देंगे आप, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। जैसे आपका 1, अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये आपका ब्यूटाडाइन है, ठीक है, ये 1 है, 1 कार्बन है, ये आपका 2 है, ये 3 है, 4 है, 1 1 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट 1 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, नो। तो जब 1 3 का बात आएगी, H13 या H31, तो इन दोनों के केस पे आप क्या लिखोगे, ज़ीरो। तो उसी तरह से हमने देखिए मैट्रिक्स बना दिया, सेम वैसे ही है। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई बीटा कर देते हैं। हमें सिर्फ मतलब है कि इसको एक सिंपल हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। डिवाइड बाई बीटा किया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, इन पे डिवाइड बाई बीटा हो गया। अब आपने क्या किया, अल्फ़ा माइनस ई डिवाइड बाई बीटा को आपने एक्स लिख लिया। अब इस एक्स को पुट कीजिए। अब डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए, इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू 1 1, तो -1 इज इक्वल टू 0, जो हम डिटरमिनेंट के लिए लिखते हैं जब निकालते हैं। तो इससे कि आप x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब x √1, ठीक है। अब ये आपकी x की वैल्यू आ गई, किसके लिए, इथीन के लिए, ठीक है। अब जो एनर्जी होता है, अब देखिए आप क्या करते हैं, इससे हम एनर्जी लेवल बनाते हैं। इथीन है 2 कार्बन, तो आपके एनर्जी लेवल भी 2 होंगे, जैसे आपके फंक्शंस होते हैं। अब देखिए जो ये आया, ये है +1 और -1 आया, तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे वाले लेवल के लिए होगी, ठीक है। इसमें जो एनर्जी की इक्वेशन होती है वो होती है H इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स। यहाँ आप एक्स की वैल्यू निकालिए हर एक सिस्टम के लिए। यहाँ हमने इथीन के लिए निकाली, अब ब्यूटाडाइन के लिए निकालिए, साइक्लोप्रोपाइल के लिए निकालिए, साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए निकालिए, बेंजीन के लिए निकालिए एक्स की वैल्यू, और पुट करते जाइए। जितना आप पुट करते जाएंगे उतनी आपकी हर लेवल की आपको एनर्जी मिलती जाएगी। बाकी इक्वेशन सेम यही रहेगी, हमेशा इक्वेशन सेम यही है, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। जो लोअर वाली है उसके लिए -1 एक्स, तो उसकी एनर्जी, उसके लेवल की इक्वेशन आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ प्लस आपने पुट किया तो आ गई अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इथीन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो आप 2 पुट कर दीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले लेवल में आ जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। देखिए जो अल्फ़ा होता है उसे हम, जो आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी कहते हैं। जो अल्फ़ा होती है वो एक आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी को हम अल्फ़ा कहते हैं। अब देखिए जो इसमें निकालने आता है, पहला तो आता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालना, मतलब कि उस सिस्टम में कितनी एनर्जी है। तो सबसे पहले तो आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, कितने में ऑक्यूपाई हुए हैं, इसमें, और सिर्फ लोअर वाले में ही ऑक्यूपाई हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी की इक्वेशन क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इसी तरह से आप बाकी का भी निकालेंगे। ब्यूटाडाइन होगा तो यहाँ पे उसकी एनर्जी कुछ और होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगी, इक्वेशन कुछ और होगा, और इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो उस तरह से आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट आता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। देखिए ये हमेशा बीटा के फॉर्म में ही होती है। आप क्या करेंगे, जो भी आपकी एनर्जी आई इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, उसको माइनस कर देंगे एनर्जी ऑफ 2 आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसे जब आप माइनस करेंगे, मतलब जो भी अल्फ़ा वाली एनर्जी उससे माइनस कर दीजिए, आपकी आ जाएगी जो भी बीटा के टर्म में जो एनर्जी बची वो आ जाएगी। जो भी नंबर ऑफ 2 आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड के लिए हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू अल्फ़ा, तो माइनस जो भी आपकी पहली एनर्जी थी फर्स्ट से आई थी उससे माइनस कर देंगे आप 2 आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की। जनरली आप पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा बीटा के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है जो इथाइलिन होता है, ठीक है, वो जब अभी आपने जो निकाली थी उसकी वैल्यू निकली थी 2 बीटा। अब देखिए बीटा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -75 किलो जूल पर मोल। और अब क्या होता है, कई बार आपसे सीधे नंबर में वैल्यू पूछ लेता है, तो आप ये यहाँ तक तो निकाल लेते, लेकिन अगर आपको बीटा की वैल्यू नहीं पता तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाते। तो आंसर क्या, बीटा की वैल्यू कितनी, -75 किलो जूल पर मोल। देखिए नेक्स्ट है, जैसे आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका फंक्शन है इथीन के लिए, ठीक है। अब आपको C1 और C2 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे, C1 के साथ x, नेक्स्ट वाले में C2 के साथ x, ठीक है। अब जो आपको कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, ये जो C1 जो मैंने आपको बताया था C1 phi1 लिखते हैं प्लस C2 phi2 लिखते हैं। तो अब आपको C1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले जो x की वैल्यू हमारी आई थी, 2 आई थी, -1 और +1, तो पहले -1 पुट करिए x की वैल्यू में, आपकी आ जाएगी 1/√2। नेक्स्ट जब आप x के लिए 1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2, ठीक है। तो ये वाला जो आपका है वो लोअर लेवल के कोफिशिएंट के लिए आई आपकी वैल्यू इतनी, ठीक है। और जो +1 है जो आपका अपर वाला था माइनस बीटा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसमें आपकी कुछ रही होगी C1 phi1 की वैल्यू प्लस C2 phi2 की वैल्यू, अगेन इसमें भी C1 phi2 1 प्लस C2 phi2, ठीक है। तो जो आपने x की वैल्यू जब -1 पुट की तो आपने इन दोनों के लिए वैल्यू निकाली। अब जब x की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 जो इसके लिए है, तो आप इन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। देखिए नेक्स्ट है डीलोकलाइजेशन एनर्जी। डीलोकलाइजेशन एनर्जी में आप क्या करेंगे कि जो आपकी पहली एनर्जी निकली, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमारे फर्स्ट स्टेप से निकली थी, इससे निकली थी, ठीक है, इससे जो वैल्यू निकली थी उससे आप माइनस कर देंगे एनर्जी ऑफ इथाइलिन इनटू नंबर ऑफ इथाइलिन। मतलब इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन की एनर्जी की आई 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये इथाइलिन की एनर्जी आई थी। अब कितने यूनिट हैं, जैसे जब ब्यूटाडीन की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये 2 इथाइलिन यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 इंटू इथाइलिन की जो भी एनर्जी है उससे आप जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फॉर्मूले से जो वैल्यू आई थी वो माइनस कर देंगे इससे, और माइनस करेंगे कुछ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे देखिए इसमें तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जब आप प्रोपीन की बात करते हैं, ठीक है, जब आप प्रोपीन कैटायन की बात करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा भी, तो यहाँ पे n कितना आ जाता है 2, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट है कि हमें डिटरमाइन कैसे करेंगे कि एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी है। जो भी मैंने आपको बोला था, जो भी लेयर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है या अल्फ़ा माइनस बीटा है इथीन की, वो इजी थी तो हमने इक्वेशन सॉल्व करके निकाल ली। लेकिन ब्यूटाडाइन के केस में, बेंजीन के केस में हम इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते जो 6 फंक्शन की हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, जब नॉन साइक्लिक है आपका जो भी सिस्टम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस k पाई डिवाइडेड बाई n+1। n है आपका नंबर ऑफ कार्बन कितने, ब्यूटाडाइन में आपके कार्बन कितने 4, इथीन में कितने थे 2, बेंजीन में कितने 6, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन है। k है आपका फर्स्ट के लिए निकालनी है, सेकंड के लिए निकालनी है, थर्ड के लिए निकालनी है। ये तो आपका नॉन साइक्लिक के लिए था, जैसे आपका साइक्लोप्रोपीन कैटायन या फिर आपका इथीन हो गया, या तो आपका ब्यूटाडाइन हो गया, उनके लिए नॉन साइक्लिक। साइक्लिक जैसे आपका हो गया बेंजीन हो गया आपका, या फिर आपका साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया, और आपका साइक्लोप्रोपाइल हो गया, ठीक है। इन सब के लिए आपका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2k पाई। देखिए यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ 2 है, और यहाँ बाई n, ठीक है। लेकिन इस केस में k को क्या लिखते हैं हम 0 +-1 +-2। देखिए अब इसके लिए ना सबसे पहले आपको ज़रूरी आपको कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपने सब पुट कर दिया, आपकी कुछ वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका
एक्चुअल में नंबर में कितनी यूनिट आएगी, क्योंकि आपको कॉस की कुछ तो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए ये है cos 0 को 1, 30 की 3√3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 को 0, cos 120 का -1/2, cos 135 का -1/√2 और 180 का -1। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अगर आप इस जो मेथड बताया था पहले उससे निकाल सकते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए तो अच्छा है, बट अगर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे सिस्टम का ही पूछा जाता है आपसे जनरली, तो देखिए इनका क्या होता है, और जो वैल्यू सबसे कम है वो सबसे लोअर एनर्जी के लिए आएगी, फिर हायर, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वो हाईएस्ट एनर्जी के लिए आएगी। जैसे अब इथीन के लिए प्लस हमने देखा था एक्स की वैल्यू क्या थी, +1/2 और +1 और -1, तो -1 आती है लोअर के लिए और हायर के लिए कितनी थी, +1। अगेन ये है जो एलाइड होता है आपका, पॉजिटिव हो, रेडिकल्स हो या नेगेटिव हो, तो इसके लिए होता है 0, √2 और -√2, मतलब सबसे पहले आएगी -√2, फिर आएगा 0, फिर आएगा √2, 3 लेवल होंगे। अब जैसे ब्यूटाडाइन है, ठीक है, नॉन साइक्लिक, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आएगा -1.618, फिर होगा -0.618, फिर होगा आपका +0.618, फिर होगा प्लस आपका 1.618। ये आपकी 4 एनर्जी लेवल होंगे। आप एक नोटिस कर रहे होंगे जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है उतने नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट जो साइक्लोप्रोपाइल है, देखिए साइक्लोप्रोपाइल का तो सेम बहुत इजी, आपने फ्रॉस्ट डायग्राम पढ़ा होगा, तो इसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, इसमें आप इसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी लेवल लो है -2 और ये दोनों बराबर में है, तो ये होगा 1 और 1 एनर्जी लेवल, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा -1 डालेंगे, माइनस प्लस बीटा हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो ये माइनस, ये भी होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस है तो कितना होगा अल्फ़ा +2 बीटा, क्योंकि आपकी एनर्जी की इक्वेशन कितनी होती है, अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा, ठीक है। तो ये -2 था तो ये +2 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली आप जब साइक्लोब्यूटाडाइन है, फ्रॉस्ट डायग्राम में आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसे ड्रॉ नहीं करते, आप सिंपली कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ऐसे और ये ऐसे, 2 एनर्जी लेवल सेम लेवल में, एक लोअर एक अपर, तो जो लोअर वाला होगा वो -2, सेम वाले होंगे 0 0 और ये होगा 2। ये एक्स की वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। आप इसे आपको यहाँ पुट करनी है तो आपको एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट बेंजीन के लिए अगेन फ्रॉस्ट डायग्राम में आप बेंजीन कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो एक लेवल ये होता है, 2 यहाँ सेम, 2 फिर से सेम और एक अपर वाला होता है, तो लोअर वाले के लिए तो -2, जो 2 सेम है वो -1, सेम वाले +1 और सबसे ऊपर वाला 2। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर डायरेक्ट आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया एनर्जी निकालने वाला, तो आप पहले उसकी ये वैल्यू निकालेंगे एक्स की, फिर वैल्यू को पुट करेंगे, फिर बाद में आप उसकी एनर्जी निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको ऐसे याद हो तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपको ऑर्बिटल कोफिशिएंट निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था 1/√2 था आपका φ1 और प्लस 1/√2 φ2, ये आपका ग्राउंड स्टेट के लिए था, φ1 के लिए था आपका इथीन के लिए। तो ऐसे अब ब्यूटीन के लिए कितना होगा, अभी तो हमने एक्स की वैल्यू देखी थी, लेकिन ये कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालनी, क्योंकि कई बार आपसे कोफिशिएंट की वैल्यू भी आ जाती है अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है, जिस कार्बन नंबर के लिए आपको जिसके लिए निकालना है वो उसका, ठीक है, एस वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू साइन पाई के एस प्लस डिवाइडेड बाई n+1। n तो अगेन जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, सपोज आपको एलाइल के लिए निकालना है, ठीक है, तो CH जो भी आपके पास डबल बॉन्ड और ये आपके पास, ठीक है, सपोज आपको एलाइल के लिए निकालना है तो इसकी 3 स्टेज होंगी, ठीक है, ψ1 ψ2 ψ3। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितने 3, तो n आप यहाँ क्या लेंगे 3, पाई आपका पाई रहेगा, k आपका होगा कि कौन सा एनर्जी लेवल है आपका, ये एनर्जी लेवल कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है, तो आप k की वैल्यू क्या लेंगे 1,
और एस आप कौन से कार्बन एटम के लिए निकाल रहे हैं वो होता है। देखिए ये तो 3 है और इस तरह से भी 3 होंगे, 3 3 की मैट्रिक्स बनती है, तो 5 1 + 5 2 + 5 3। तो आप अभी 5 1 की का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस की जगह 1, ठीक है। अब 5 2 के निकालेंगे तो बाकी सब सेम रहेगा, एस चेंज हो जाएगा 2 पे। 5 3 का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो ये एस बन जाएगा 3। तो इस तरीके से आप क्या कोफिशिएंट निकाल सकते हैं 5 के आगे वाला। अब देखिए जब आप कोफिशिएंट निकाल लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका वही कोफिशिएंट सही है। अब जब आप इन तीनों के कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, उन कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का निकाला उसका स्क्वायर किया और 3 का निकाला उसका स्क्वायर किया। अगर ये आपकी वैल्यू 1 आ जाती है तो ठीक है, आपकी जो वैल्यू आई है वो सही है। लेकिन अगर आपके जो इन तीनों के कोफिशिएंट निकालने के बाद इसका स्क्वायर करने के बाद आपकी वैल्यू 1 नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो भी वैल्यू आई है, सपोज़ x आई है, तो आप क्या कीजिए, x को का रेसिप्रोकल लिए, 1/x किया, उन कंप्लीट पे रूट लगा दिया, और अब इस जो वैल्यू आई है इसको आप साई 1 के साथ इंटू करिए, तो आपका एग्जैक्ट साई 1 की वैल्यू आ जाएगी जो है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। फिर इसी 1/√x को आप इंटू करिए साई 2 के साथ जो आपकी वैल्यू आई थी निकालने के बाद, ठीक है। तो आपकी एग्जैक्ट साई 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर अगेन इसी को साई 3 के साथ इंटू कीजिए तो एग्जैक्ट साई 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों का स्क्वायर लेके जब आप प्लस करेंगे तो हमें देखना हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कोफिशिएंट। और इसके लिए आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 30 45 में कितना होता है, इन सब में कितना होता है, ठीक है। देखिए सिंपल क्या होगा, अगर आपका π/4 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब 180 डिवाइडेड बाई 4 है, इसका मतलब आपका 45, साइन 45 कितना है वो पूछ रहे हैं। साइन 45 कितना है आपका 1/√2। तो इस तरह से आप निकालेंगे। पाई को हमेशा आप 180 लेंगे, जो भी आपका डिवाइड में आ रहा है, मान लो 2π/4 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 180 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। जो भी आएगा इनमें से वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि चार्ज डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए, वैसे तो ये एक ही बार आया है अभी तक, 1 या 2 बार आया हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी आप कैसे निकालते हैं, आपको पहले वाले की निकालनी है Q1 की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उस स्टेट में इंटू CNI का स्क्वायर, मतलब ये आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। अब सपोज़ आपको चार्ज फर्स्ट कार्बन के लिए निकालना है, तो आप फर्स्ट कार्बन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं NI, N क्या आपका वेरिएबल चेंज होता रहेगा, पहले में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, लेकिन जो आपका I है जिसके लिए आप निकाल रहे हैं, जो आपका 1 है वो 1 हमेशा सेम रहेगा, 1 इसके पीछे भी 1 इसके पीछे भी 1। तो N 1 2 3 4 कार्बन होते तो 1 2 3 4, लेकिन I आपका 1 है इस बार, तो 1 के लिए 1 1 1। अगर I आपका 2 होता, चार्ज आपको 2 सेकेंड कार्बन के लिए निकालना होता, तो इनके पीछे 2 2 2 होता, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इनटू आपका जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो पहले आपको देखना है, पहले कोफिशिएंट कैसे निकालना है आपको पता चल गया। तो C11 ये कोफिशिएंट आपका कितना है 1/2, तो 1/2 का आप स्क्वायर कर देंगे। और इस वाले लेवल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो इंटू 2। अगेन आप देखेंगे कितने C21 का कोफिशिएंट कितना है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने इस लेवल में 0, तो इंटू 0। अगेन आपका है C31 का कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने 0, तो 0 0, ये तो 0 हो गया टर्म, और इसका स्क्वायर डिवाइड इंटू 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2। इस तरह से आप चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको 2 के बीच में निकालना है, 2 जो पहला R दूसरा S, R और S मतलब पहला फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच का आपको ऑर्डर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबमेशन ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंटू CNR इंटू CNS। N अगेन 1 2 3, 3 कार्बन है तो 1 2 3, और यहाँ पे वही होगा, N में 3 कार्बन है 4 कार्बन है, उस हिसाब से चेंज होगा। R और S सेम रहेगा। यहाँ पे R आपका 1 है, S आपका 2 है, मतलब 1 और 2 कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है।
तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले C11, ठीक है, C11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका C12, ठीक है। फिर है आपका 2 चेंज हो रहा है NN, लेकिन आपका R और S सेम हो रहा है। यहाँ 1 2 था, पीछे 1 2 ही रहेगा, पीछे 1 2 ही रहेगा, आगे चेंज हो रहा है 1 2 2 3 3। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 वाले लेवल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 0, 3 में भी कोई नहीं था, 0, फर्स्ट में कितना था आपका 2 इलेक्ट्रॉन था। तो जो कोफिशिएंट है C11 का कितना था 1/2 और C12 का कितना था 1/√2। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब में तो 0 इलेक्ट्रॉन थे तो 0 हो जाएगा। इसको ऐड कर कितना आया, तो इन दोनों के 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वो है 1/√2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हक्कल थ्योरी, HMO या हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। देखिए इसमें सेम वही है, अगर आपका SUV है मतलब IJ है, 2 डिफरेंट है तो 0 होगा, सेम है तो 1 होगा। सेम है मतलब आपके दोनों सेम कार्बन एटम के लिए, ठीक है, जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल होता है, जो 2 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम कार्बन AA कार्बन है या AA एटम है तो उसके लिए तो 1 होता है, लेकिन AB के लिए आपका 0 होगा। ओवरलैपिंग 0 होती है, बिल्कुल नहीं होती। वहीं पे ये सेम चीज़ हम देख चुके हैं, बीटा होगा, ठीक है, और नॉन डायरेक्टली अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है तो उनके लिए 0 होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट अगेन सेम है तो अल्फ़ा होगा, ठीक है, सेम एटम है आपके तो इसके लिए अल्फ़ा होगा, कूलम इंटीग्रल। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि जो आपका 1/अल्फ़ा होता है उसको हम आयनिक एनर्जी भी कहते हैं। अल्फ़ा भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। बीटा क्या होता है, बीटा एडिशनल स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे जो डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है, जब आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। बीटा की वैल्यू आपको पता है -75 किलोजूल पर मोल। देखिए जो HMO होता है, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो सिस और ट्रांसब्यूटाडाइमीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये सिस है या ट्रांस है ये नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आपका साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक ब्यूटाडाइन है ये ज़रूर डिफरेंस बता सकता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन एज अ स्टेटमेंट के तौर पे आया भी हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगेन ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका ओवरलैपिंग इंटीग्रल है, काफ़ी बार ये निकालने आता है आपको। तो जो इस केस में क्या होता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है पाई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वो हो जाती है C12 प्लस C1 C2S, यहाँ 2 है याद रखिएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगेन ये पाई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, पाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी C22 प्लस C1 C2S। लेकिन जो हम कभी कभी जब ये हम ओवरलैपिंग नेगलेक्ट करते हैं तो आपकी P1 की प्रोबेबिलिटी C12 ही होती है, अगर आपको ओवरलैप नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो आप ये वाला लेंगे। देखिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हाइड्रोजन एटम से। देखिए जो हाइड्रोजन एटम का MO ऑर्बिटल लिखते हैं वो होता है 1/√2 1 + s। ये आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, होता है phi 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन, phi 2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मोनो एटॉमिक के लिए मतलब ये आपका 2 एटम्स हैं H and H, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, ठीक है। और ये आपका डाई एटॉमिक के लिए, ठीक है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब H और H है और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अगेन आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो भी है, उसके बाद phi A पहला इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है phi B, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगेन आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट phi A, उसके पास अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, phi B उसके पास भी अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब VBT में क्या करते हैं, वो तो हमने MOT की बात की। VBT में क्या करते हैं, जो डाई एटॉमिक है मतलब H और H है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हम VBT में नहीं शो करते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ डाई एटॉमिक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वो शो कर सकते हैं, 2 एटम्स है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, phi A के पास पहला इलेक्ट्रॉन, phi B के पास है अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइम में, ठीक है।
ए के पास पहला इलेक्ट्रॉन है और बी के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब इंटरचेंज हो गया, फाई ए के पास अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है और फाई बी के पास पहला इलेक्ट्रॉन है। ये आपको कोवैलेंसी दिखा रहा होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, पहला इलेक्ट्रॉन ए के पास भी है और इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन ए के पास है। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन बी के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास है। तो देखिए ये आपको कोवैलेंसी दिखा रहा है कि जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये दोनों ए के पास भी है और बी में क्या करते हैं, ये दोनों बी के पास भी है। तो इसी तरह से ये ऑर्बिटल के, ये आपको वेव फंक्शन के थ्रू दिखा रहा है। तो इस जब ये प्लस होता है तो हम इसे दिखाते हैं बॉन्डिंग, और जब ये नेगेटिव होता है इसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन का हम एमओ कैसे दिखाते हैं। पहले ए के पास 1 है, बी के पास भी 1 है, सी के पास 1 है। अब क्या, ए के पास 2 है प्लस बी के पास 2 है, सी के पास 2 है, ठीक है। एमओ क्या होता है, वो मल्टी सेंट्रिक अप्रोच दिखाता है, जबकि जो वीबीटी है वो मोनोसेंट्रिक अप्रोच दिखाता है। अब देखिए एमओटी और वीबीटी को कंपेयर करें तो एमओ को अगर हम लिखें तो एमओ का हम ये लिख रहे थे, पहले ए के पास, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, ठीक है। और जो वीबीटी है उसमें हम क्या देख रहे थे, कोवैलेंसी दिखा रहे थे। ए के पास 1 है, इधर ए के पास 2 है, इधर बी के पास 2 है, इधर बी के पास 1 है, ठीक है। तो ये तो 100% कोवैलेंट है, दिखा रहा है। लेकिन एमओ को जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, A1 इंटू A2, ठीक है, फिर A इंटू AB, फिर B को हम इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, तो हमारी इक्वेशन ये वाली आ जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए ए के पास पहला इलेक्ट्रॉन है, ए के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक, जो हम मेनली आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ते हैं कि इसने, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसी के पास है, इसके पास नहीं है। तो वही दिख रहा है आपको, फाई ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दिखा रहा है कि बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, ए ने दे दिया और बी के पास है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास है या तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास है। और जो ये बीच में जो सिमिलर आ रहा है वैलेंस वीबीटी की तरह, ये आपका कोवैलेंट कैरेक्टर दिखा रहा है। इसका मतलब जो एमओ होता है वो 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट शो करता है। अब भाई कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू 100। लेमडा आपको दिया होगा। देखिए नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। आप कैसे ओवरलैपिंग जो एस की वैल्यू वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला था 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ई टू द पावर माइनस आर। अब देखिए आर क्या होता है, आर होता है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। जो 2 एटम है उनके बीच में जो न्यूक्लियस, जैसे ये 2 एटम है, इनका ये न्यूक्लियस है, इनके बीच के इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। तो ये आर वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको ओवरलैपिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट है देखिए हैमिल्टोनियन H2 प्लस एटम के लिए कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता है, -H कट स्क्वायर 2me, ये आपका लैप्लेशियन का स्क्वायर है। हाइड्रोजन के लिए हम दूसरा लैप्लेशियन लिखते हैं, जो आपने देखा होगा r साइन थीटा और फाई, साइन थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में लिखा था हमने। ये -e स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन और r है, ये आपको पोटेंशियल, आपको आपने देखा होगा, ये आपका जो भी डिस्टेंस का टर्म है r है, जो एटम और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है। अगेन -e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, जो बी एटम का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस है, और ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस है, जो आर, ये वाला आर, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए अगर एस की वैल्यू आपकी ज़्यादा आई, 0 से ज़्यादा बड़ी आई, तो उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग। अगर 0 से कम आई तो वो होगी एंटी बॉन्डिंग। अगर एस की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग है। देखिए नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा और एस कैसे निकालेंगे। अल्फ़ा के लिए वैल्यू होती है EH प्लस जे प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए एनर्जी क्या होती है, जो EH क्या होता है, जो एनर्जी होती है 1s ऑर्बिटल की, आइसोलेटेड H एटम की। जो आइसोलेटेड H एटम है, अकेला जो H एटम है, किसी से बॉन्डिंग नहीं है, इसके 1s की जो एनर्जी होती है वो आपकी EH होती है। जो J होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ Hb। मतलब जैसे आपका Ha है और Hb है, ठीक है, इसका जो भी न्यूक्लियस होगा
और इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, जे, ठीक है। जो भी होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी होता है। तो आपके जे की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, -1/r, अगेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस प्लस 1 - 1 + r e⁻ -2r। और वहीं पे k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो आपका एक्सचेंज इंटीग्रल होता है, जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो होता है -1 + r e⁻⁻r। देखिए नेक्स्ट देखते हैं जो आपको बहुत यूज़ आएगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में भी, ये है टोटल वेव फंक्शन। अब हम क्या है कि वेव फंक्शन हमें आता है कि टोटल वेव फंक्शन निकालना है। जो वी टोटल होता है वो 2 पार्ट में होता है, पहला होता है स्पेस पार्ट, दूसरा होता है स्पिन पार्ट। देखिए स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट मिलके आपका वेव फंक्शन बनाते हैं। तो जो फॉर्म्यून्स होते हैं जिनकी स्पिन या फिर आप कह सकते हैं आई फ्रैक्शन में होती है, हाफ, 3/2, 5/2, जैसे हाफ हाइड्रोजन की होती है हाफ, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, फॉर्म्यून्स। वहीं बोसोन्स जो होते हैं उनकी आई की वैल्यू होती है 0, वो इंटीग्रल्स होते हैं 1, 2, 3 कुछ भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका या ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है, वो बोसोन्स कहलाते हैं। तो आपके फॉर्म्यून्स का हमेशा वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा, और वहीं पे बोसोन्स का जो फंक्शन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो आपको कैसे भी करके जो स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करें तो आपको उन्हें मल्टीप्लाई करके फॉर्म्यून्स के लिए एंटी ही बनाना है और बोसोन्स के लिए सिमेट्रिक ही बनाना है। तो देखिए अगर आपका सपोज आपको बोल दिया जो स्पेस पार्ट है फॉर्म्यून्स के लिए, वो मान लीजिए आपको बोल दिया एंटी सिमेट्रिक है, तो आपका स्पिन पार्ट आपको इजीली पता चल जाएगा कि स्पिन पार्ट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट अगर आपको बोल दिया कि आपका स्पेस पार्ट अभी सिमेट्रिक है तो आप स्पिन पार्ट क्या निकालोगे, एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। अब बोसोन्स में देखिए अगर आपको बोला आपका एंटी सिमेट्रिक है स्पेस पार्ट, तो आप अपना स्पिन पार्ट आपको पता होगा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मिलके सिमेट्रिक बनते। अगर आपको बोल दिया आपका स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पिन पार्ट भी सिमेट्रिक होगा। अगर ये एंटी सिमेट्रिक हो गया तो पूरा फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा, जो बोसोन्स में नहीं होता, तो ये भी आपको सिमेट्रिक ही लेना होगा। तो ये होता है बेसिक रूल। अब देखिए आप कैसे होता है स्पेस पार्ट क्या होता है और आपका जो स्पिन पार्ट होता है वो कैसे निकालते हैं। पहले हम 2 एटम्स के लिए लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिमिलरली जो स्पेस पार्ट होता है वो हम अपने जो भी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है या फिर काफ़ी बार टर्म सिंबल से निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फाई ए के पास 1 है, फाई बी के पास 2 है, इधर फाई ए के पास 2 है, बी के पास 1 है, या फिर इन दोनों के पास एक्सचेंज कर लिया और प्लस आ गया बीच में, तो ये तीनों तो सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, आपकी ये फंक्शन सिमेट्रिक है। अगर बीच में नेगेटिव आ गई, हमने देखा था ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होता है। तो स्पेस का आपको पता चल गया कौन सा स्पेस का पार्ट सिमेट्रिक होगा और कौन सा एंटी सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पिन पार्ट में। स्पिन जनरली हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका उसकी स्पिन चेक करते हैं। अगर उसकी स्पिन आपकी अपवर्ड है तो उसे हम लिखते हैं अल्फ़ा है, अगर वो स्पिन डाउनवर्ड है तो उसे हम लिखते हैं बीटा। सिंपली अल्फ़ा मतलब हाफ, बीटा मतलब -½ स्पिन है। तो देखिए अगर अल्फ़ा पहले इलेक्ट्रॉन की भी अल्फ़ा है मतलब ऊपर है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी अल्फ़ा है मतलब ऊपर है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अगेन पहले इलेक्ट्रॉन की भी बीटा है मतलब नीचे है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी नीचे है, बीटा है दोनों इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्यों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा आपका, ठीक है। अब देखिए एक अल्फ़ा है एक बीटा है, एक बीटा है एक अल्फ़ा, ये दोनों ना सिमेट्रिक होते हैं ना एंटी सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि देखिए प्लस आप क्या कीजिए ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, +½ -½ कितना होगा 0, ठीक है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ देखते हैं अब क्या होता है, इसी चीज़ को जब हम प्लस में लें, अल्फ़ा के पहला इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा है दूसरा इलेक्ट्रॉन बीटा है, प्लस अब पहला इलेक्ट्रॉन बीटा हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले दोनों अल्फ़ा, पहले ये अल्फ़ा था फिर अब क्या हुआ बीटा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले ये बीटा था अब अल्फ़ा हुआ। अगर बीच में पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक, और इसी केस में बीच में नेगेटिव है
तो एंटीसिमेट्रिक। अब आपको याद रखना है, अगर आपको हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए, हाइड्रोजन का आई होता है हाफ, मतलब ये हो गया फर्मियंस। फर्मियंस के लिए आपका फंक्शन हमेशा एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब एक सिमेट्रिक है तो दूसरा एंटीसिमेट्रिक होगा। अगर एक एंटीसिमेट्रिक है तो दूसरा आपको पता चल जाना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा, हम अपने क्वेश्चन वाले वीडियो में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है स्लैटर डिटर्मिनेंट। देखिए 3 चीज़ें आपको उसकी याद रखनी है। पहली, जो स्लैटर डिटर्मिनेंट है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही के लिए को रिप्रेजेंट करता है। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मतलब फर्मियंस कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन होता है जैसे हम देख रहे थे, उसको रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देखिए आप स्लैटर डिटर्मिनेंट आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका हीलियम है, उसको एटॉमिक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 होता है। सबसे पहले 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फ़ा में आएगा एक बीटा में आएगा, ठीक है। एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों सेम स्पिन में तो रह नहीं सकते। अगर सेम स्पिन में रहे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों अपोजिट साइन, दोनों का एक क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, जो s क्वांटम नंबर है दोनों का सेम नहीं हो सकता, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो मतलब एक होगा प्लस हाफ में और एक बीटा में होगा मतलब माइनस हाफ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए, 1s पहला इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा रहेगा, 1s दूसरा इलेक्ट्रॉन बीटा रहेगा। अब जो पहला आपका ये कॉलम आता है वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो सेम 1s अल्फ़ा लिख लिया और पहला इलेक्ट्रॉन, 1s बीटा पहला इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा जो कॉलम होगा वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो 1s अल्फ़ा दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1s बीटा दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप लिथियम के लिए भी देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है, 1s2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, और दूसरे वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो अल्फ़ा ही होगा। तो 1s अल्फ़ा 1s बीटा और 2s एक ही इलेक्ट्रॉन है अल्फ़ा में आएगा। तो आप इसी तरीके से 3 बार इन्हें अरेंज कर दीजिए। पहला कॉलम होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरा होगा तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। बस आपको 1 1 1 2 2 2 3 3 पुट करते जाना है, बाकी ये इसी तरीके से डाउन द रो ऐसे लिख देना है, ठीक। अब देखिए अब इसको नॉर्मलाइज बनाना है, तो सिंपल नॉर्मलाइज के लिए आप क्या करेंगे, 1/√n समेशन आपका जो फैक्टोरियल n होगा आपका टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। हीलियम में आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो आप इसे नॉर्मलाइज करने के लिए क्या लिखें, 1/√2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा तो 1/√2। अब लिथियम के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो √3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6, तो 1/√6, ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। देखिए लास्ट जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का वीबीटी के अकॉर्डिंग वो क्या है। देखिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने एमओटी का देखा था, एमओ का देखा था, उसमें क्या था 1/√2 1 + s। और यहीं पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वीबीटी के लिए वो होता है 2 1 + s², ठीक है। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।